नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। आज के सत्र में सामाजिक मनोविज्ञान बीपीसीसी 132 ब्लॉक 3 के बारे में चर्चा करूंगी। ब्लॉक 2 जो कि व्यक्तिगत स्तर की प्रक्रिया के बारे में समझाया है, इसके अंतर्गत हम कुछ विषयों पर बात करेंगे, जैसे सामाजिक संज्ञान क्या है, उसकी मुख्य प्रक्रियाएं में स्कीमा, ह्यूरिस्टिक जिन्हें हम मेंटल शॉर्टकट्स कहते हैं, उनकी क्या भूमिका है, पर्सन परसेप्शन जिसे हम व्यक्ति प्रत्यक्षण या व्यक्ति की धारणा कहते हैं, वो किस तरीके से छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ में हम गुणारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और प्रत्येक समय हम दूसरों को समझने, दूसरों के साथ अपने विचार को साझा करने में निरंतर रत रहते हैं। दूसरों के व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या करने, उनका विश्लेषण करने में जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम निर्वाह करते हैं, उसको हम सामाजिक संज्ञान कहते हैं। संज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचना को प्राप्त करने और उसके प्रक्रमण करने से जुड़े होते हैं। इस विचार को सामाजिक संसार से जोड़कर देखें तो सामाजिक संज्ञान में भी सभी प्रक्रियाएं आती हैं जो सामाजिक व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या एवं विवेचन करने में सहायक होती है। जैसे यदि हम किसी के व्यवहार की व्याख्या करना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने किसी विशेष तरीके का व्यवहार क्यों करा, उसका क्या कारण हो सकता है, इन सब की विवेचना करने के लिए हमें सामाजिक संज्ञान को समझना अनिवार्य है। सामाजिक संज्ञान एक विस्तृत पद है जिससे तात्पर्य उन तरीकों से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण करके उन्हें याद रख पाता है तथा उसका उपयोग उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। इस तरीके से यदि हम देखें तो सामाजिक प्रक्रिया में कुछ निम्न पद शामिल होते हैं, जैसे इसके माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचता है, इनके साथ स्थापित संबंधों के बारे में सोचता है और उस सामाजिक वातावरण के बारे में सोचता है जिसमें वह रहता है। सामाजिक संज्ञान को परिभाषित करने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरीके से इसको परिभाषित किया है। बैरन पैडन एंड ब्रिस्कॉम्बे 2006 के अनुसार सामाजिक संज्ञान से तात्पर्य उन तरीकों से होता है जिसके सहारे हम लोग सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, उसे याद रखना तथा उनका उपयोग करना सीखते हैं। रेबर 2001 के अनुसार सामाजिक संज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति किस तरह से दूसरों तथा अपने द्वारा किए गए क्रियाओं का प्रत्यक्षण, प्रत्यावन, चिंतन तथा उसकी व्याख्या करता है। टेलर, टैपलो एंड सीयर्स 2006 के अनुसार वातावरण में सामाजिक सूचनाओं से व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, इसी का अध्ययन सामाजिक संज्ञान करता है। तो परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हम कुछ मुख्य तत्व पाते हैं। सामाजिक संज्ञान में व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया या वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त कर उसकी व्याख्या विश्लेषण करता है। सूचनाओं का मात्र व्याख्या या विश्लेषण ही नहीं बल्कि भविष्य में उनका उपयोग करके सामाजिक वातावरण को समझने की कोशिश करता है और सामाजिक संज्ञान में व्यक्ति उपयोग किए गए सूचनाओं के आधार पर सामाजिक वातावरण के बारे में एक विशेष निर्णय पर भी पहुंचता है। सामाजिक संज्ञान को समझने के लिए दो मुख्य प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। वो है स्कीमा जिन्हें हम योजना और दूसरा है ह्यूरिस्टिक जिन्हें हम मेंटल शॉर्टकट्स कहते हैं। स्कीमा सामाजिक संज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। स्कीमा में व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों, अन्य लोगों, सामाजिक समूह आदि के बारे में जो ज्ञान, पूर्व कल्पनाएं, सूचनाएं आदि उपलब्ध होती हैं, उसको ठीक ढंग से संगठित कर लेता है। अतः स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जिससे सामाजिक सूचनाओं को संगठित किया जाता है
ताकि ऐसी सूचनाओं को संसाधित किए जाने की प्रक्रिया ठीक से संपन्न हो सके। स्कीमा को संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसमें सामाजिक अपेक्षाओं की व्यापक अपेक्षाएं और ज्ञान शामिल है, जो हमें सामाजिक जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। स्कीमा हमें सामाजिक सहभागिता और विशेष सामाजिक घटना, विशिष्ट भूमिका निभाने वाले लोगों के संभावित व्यवहार की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विशेष व्यक्ति को समझना चाहते हैं, उनको समझने में स्कीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम किसी घटना के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में स्कीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम आगे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कीमा की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त स्कीमा सामाजिक सूचना के अवधान यानी इनकोडिंग, अटेंशन और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। जैसा मैंने कहा कि स्कीमा का हमारे सूचना संसाधन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें ये 3 पद आते हैं: अवधान, कूट संकेतीकरण और पुनः प्राप्ति। अवधान, जो सूचना स्कीमा के साथ संगत होती है, उस पर व्यक्ति अधिक ध्यान देता है। ऐसी सूचनाओं को चेतन में प्रवेश करने की संभावना भी काफी अधिक हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि यदि स्कीमा हमारे जो वर्तमान में सूचना है उसमें और स्कीमा में संगतता पाई जाती है, तो निश्चित ही उसका प्रवेश हमारे चेतना स्तर पर हो जाता है। दूसरा है कूट संकेतीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में इनकोडिंग कहते हैं। इससे तात्पर्य कौन सी सूचनाएं स्मृति में प्रवेश पाती हैं, जो स्कीमाएं सूचना के साथ संगत होती है, वही हमारी स्मृति में प्रवेश पाती है। और तीसरा है पुनः प्राप्ति। इसमें व्यक्ति संचित सूचनाओं को रिकॉल करता है, उनका प्रत्यावन करता है, ताकि उसका उपयोग सही तरीके से हो सके। स्कीमा से संगत सूचनाओं की पुनः प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि हमने उनको व्यवस्थित रूप से संगठित किया होता है। अब स्कीमा के कुछ विशेष प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हम बताएंगे व्यक्तित्व स्कीमा। व्यक्ति स्कीमा संज्ञानात्मक संरचनाएं जो दूसरों के व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास करती हैं। हम निरंतर अपने समाज में जब दूसरों के साथ अंतर्क्रियाएं करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, हम सिर्फ उसको समझने का और उसके व्यवहार का विश्लेषण करने की व्याख्या करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम दूसरों के व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास करते हैं, इसी को व्यक्ति स्कीमा कहा जाता है। व्यक्ति स्कीमा या तो विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझाने तथा कुछ सार्वभौमिक प्रकार के संदर्भ में समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, तो हम उसके कुछ विशेष व्यवहारों को देखते हैं कि वो लोगों से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, वो बहुत सोशल दिखाई दे रहा है, उसको लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम्स को समझने में, सुनने में रुचि लेता है। तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का जो प्रकार है वो बाह्यमुखी प्रकार है। दूसरा है स्व का स्कीमा। ये हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर हमारी आत्म अवधारणा का वर्णन करती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को संगठित करता है। ये हमारा संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व है, जो सभी संबंधित जानकारी को व्यवस्थित और संसाधित करता है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में उसकी क्या धारणा और विचार है। ये उसके स्व का स्कीमा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है समूह स्कीमा। इनको अक्सर रूढ़िबद्धता के रूप में जाना जाता है। एक विशेष सामाजिक प्राणी या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बारे में ये स्कीमा होता है कि यदि हम किसी एक विशेष समूह से अपना संबंध रखते हैं,
तो उस समूह के जो भी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो हमारे अंदर दिखने लगती हैं, वो रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। इनको हम समूह स्कीमा कहते हैं, जिसके द्वारा हमें एक समूह के विशेष लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम पाए जाते हैं। आगे है भूमिका स्कीमा। ये स्कीमा एक समूह में किसी विशेष भूमिका वाले व्यक्तियों के लक्षणों, गुणों, विशेषताओं और व्यवहारों को चिन्हित करता है। जैसे हम समाज में भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। एक व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, एक व्यक्ति पिता हो सकता है और एक व्यक्ति पति के रूप में भी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। तो यदि वो कॉलेज में है तो उसके एक व्यवहार के विशिष्ट लक्षणों, गुणों को देख करके हम बता देंगे कि ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर पूर्णतः एक प्रोफेसर के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वो अपने भूमिका में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो विशेष लक्षणों व गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। आगे है घटना स्कीमा। घटना स्कीमा ये वो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं जो हमारे प्रतिदिन की सामाजिक गतिविधियों में एक घटना में भाग लेने वाले लोगों के कार्यों और व्यवहारों के अपेक्षित अनुक्रमों का वर्णन करती है। जैसे हम किसी के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं तो वहां की वातावरण, वहां के कार्यकलापों को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये एक जन्मदिन की पार्टी का अवसर है। वहां पे गुब्बारे लगे होंगे, वहां पे कुछ डेकोरेशन होगा, वहां पे उल्लास का माहौल होगा, जो हमें ये अवगत कराएगा कि यहाँ पर एक कुछ जन्मदिन पार्टी का अवसर है। और उसी की जगह जब हम किसी के मृत्यु के घटना स्थल पर जाते हैं, वहां पे एक भिन्न हमको घटना स्थल के विशेष व्यवहार और कार्य देखने को मिलते हैं, जिनके अनुरूप हमको स्वयं को भी व्यवहार करना पड़ता है। तो ये घटना स्कीमा होते हैं जो कि हमें विशेष घटना के विशेष कार्य और व्यवहारों से अवगत कराते हैं। इस तरह से स्कीमा व्यक्ति को बहुत सारे सूचनाओं को संसाधित करने में मदद करता है ताकि उसे सरलीकृत एवं संगठित किया जा सके। बहुत ही सामान्य घटनाओं के बारे में जो स्कीमा होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। एल्बिसन के अनुसार एक दिए हुए समाज में व्यवहारों के मानक क्रम को स्क्रिप्ट के द्वारा दिखलाया जा सकता है। स्कीमा का विशेष प्रभाव हमारी स्मृति, हमारी सामाजिक अंतःक्रियाओं पर भी पड़ता देखा जाता है। स्कीमा हमें सामाजिक सूचनाओं को पंजीकृत करने, संकेतीकरण या कूट लेखन, श्रेणीबद्ध करने, व्यवस्थित करने, उनका भंडारण यानी स्टोरेज करने, समझने और प्राप्त करने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप एक हद तक ये सटीक सामाजिक निर्णय लेने के लिए व्यवहारिक उपकरण प्रदान करते हैं और किसी दिए गए स्थिति में उचित व्यवहार के बारे में निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं कि किसी भी घटना स्थल में हमको किस तरीके से अपने व्यवहार को दिशा प्रदान करनी है। हम जिस भूमिका में भी होते हैं, हमको उस भूमिका में किस तरीके से अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करना है। इस तरीके से स्कीमा सिद्धांत चालित होते हैं। स्मृति पर स्कीमा का प्रभाव देखा जाता है क्योंकि स्कीमा निर्धारित करते हैं कौन सा विवरण स्मृति में रहेगा और कौन से विवरण को हमें स्मृति से हटाना है। सामाजिक अंतःक्रियाओं में अनुमानों पर स्कीमा का प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी के बारे में कुछ जानकारियों से अनभिज्ञ होते हैं, हमें उस व्यक्ति के विशेष जानकारियों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो हम व्यक्ति के सुसंगत और पूर्ण समझ बनाने के लिए हमारे स्कीमा के अनुरूप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। और सामाजिक निर्णयों पर भी स्कीमा का प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्कीमा के सहारे हम व्यक्ति के मूल्यांकन करके उसके निर्णयों में आगे बढ़ रहे होते हैं। स्कीमा एकीकृत और स्थिर होते हैं। यदि एक बार स्कीमा बनते हैं तो उनको हम यूनिफाइड फॉर्म में और उनको हम स्थिर स्टेबल फॉर्म में ही पाते हैं।
स्कीमा की जब हम बात करते हैं तो स्कीमा के बाद हमारा एक महत्वपूर्ण पद आता है जिसको हम कहते हैं कि स्कीमा हमारे किस प्रकार से सामाजिक विचार और प्रसंस्करण के, जिन्हें हम प्रकार कहते हैं, कि उनको किस तरीके से उनका वर्णन किया गया है, उनकी व्याख्या करी जाती है। जिसमें दो मॉडल का हम या दो तरीके के प्रकार हैं जिनका हम वर्णन करेंगे। कंटिन्यूअम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग, जिसे हम प्रसंस्करण का सातत्य मॉडल कहते हैं, और दूसरा है नियंत्रित एवं सतत मॉडल। हमारे अनुमान, जो प्रसंस्करण का सातत्य मॉडल है, वो ये मानता है कि हमारे अनुमान और पूर्वाग्रह अक्सर विकृत विचारों और पक्षपाती मूल्यांकन के रूप में सामने आते हैं। इसलिए हमारी विचार प्रक्रिया सामाजिक जानकारी का विश्लेषण बहुत सतर्क और व्यवस्थित तरीके से करती है। सिस्के एंड न्यूबर्ग के अनुसार हम श्रेणीबद्ध, योजनाबद्ध प्रसंस्करण से शुरू होकर आंकड़ा चालित प्रणालीगत प्रसंस्करण तक सामाजिक सूचना का संसाधन करते हैं। जब हमारे पास जानकारी स्पष्ट होती है और वो जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस समय हम श्रेणी संचालित योजनाबद्ध प्रसंस्करण का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारी जानकारी भ्रमित होती है किंतु व्यक्ति के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है, ऐसे सटीक निर्णय पर पहुंचने के लिए हम आंकड़ा संचालित व्यवस्थित प्रसंस्करण का प्रयोग करते हैं। हम डेटा बेस प्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि वहां पर अनुमान लगाने के लिए हमें एक सटीक निर्णय पर पहुंचना होता है। दूसरा है प्रसंस्करण का प्रकार स्वचालित बनाम नियंत्रित प्रसंस्करण। जब एक संगठित, तार्किक और अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से हम किसी रूप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम नियंत्रित प्रसंस्करण का प्रयोग करते हैं, और जब हमें त्वरित, अपेक्षाकृत सरल और सहज दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम उसको एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग या हम स्वचालित प्रसंस्करण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सामाजिक विचारों के प्रसंस्करण, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हम इन दो प्रकार के प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक्स की। जैसा मैंने आपको बताया कि सामाजिक संज्ञान के ये दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, स्कीमा और ह्यूरिस्टिक। स्कीमा, जैसे अभी मैंने उसका वर्णन करा कि किस तरीके से हम सूचनाओं को संगठित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उनको आगे भविष्य में उपयोग में लाते हैं। दूसरा है ह्यूरिस्टिक, जिनको हम मेंटल शॉर्टकट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं मेंटल शॉर्टकट्स, जिससे हम किसी भी निर्णय को शीघ्रता से ले पाएं। क्योंकि हम अगर अपने दैनिक क्रियाकलापों को देखें तो हम निरंतर लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं। तो हमारे ओवरऑल अगर हम अपने मस्तिष्क में देखें तो बहुत ज्यादा संज्ञान पर ओवरलोडिंग हो रही होती है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की एक सीमा होती है। हम अगर 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें अगर पढ़ने को कहा जाएगा तो हमको हर 1 घंटे के बाद ब्रेक की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब हमारे ऊपर संज्ञानात्मक भार बढ़ता चला जाता है तो कुछ हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम शीघ्र कोई निर्णय ले सकें। तो हम निर्णय लेते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन का, जो सूचनाओं की ओवरलोडिंग हो रही है, हम उसको संभाल सकें। और दूसरा हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास की ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें अनिश्चितता दिखाई दे रही होती, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही होती है, तब हम ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारे पास कॉग्निटिव लोडिंग ज्यादा हो रही है, हम सूचनाओं से भर रहे हैं, तब हमें इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। या जब हमारे पास अनिश्चितता होती है तब हम ह्यूरिस्टिक या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके एक निष्कर्ष पर या लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। ह्यूरिस्टिक के कुछ विशेष प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया कि इनको हम मानसिक अल्पमार्ग या मेंटल शॉर्टकट्स भी कहते हैं। इसके द्वारा
हम सरल नियमों का उपयोग करके एक ऑटोमेटिक, फास्ट, नेचुरल तरीके से एक बहुत ही, अगर हमें जटिल निर्णय लेना होता है तो हम ले पाते हैं। हम अपने सामाजिक अंतःक्रिया को निर्देशित करने के लिए तथा एक विशेष स्कीमा का चयन करने के लिए अनुमानों को नियोजित करते हैं, जिन्हें हम मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक कहते हैं। और जब हम इनके प्रकारों की बात करते हैं तो इसमें पहला प्रकार है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, अवेलेबल ह्यूरिस्टिक। ये स्कीमा जो हाल में ही सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान उपयोग की गई हो, वो अनुमान लगाने और निर्णय लेने में अधिक आसानी से उपलब्ध होती है। उपलब्धता से तात्पर्य है जो आसानी से प्राप्त हो। इस पे काहनेमान एंड ट्विस्की ने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक प्रयोग करा, और उन्होंने अपने प्रयोज्य से कहा कि कोई भी ऐसे शब्द को आप याद करिए जिनकी शुरुआत में के वर्ड आता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे शब्दों को रिकॉल करिए, 3-4 ऐसे शब्दों को बताइए जिनमें तीसरा लेटर जो है, तीसरा अक्षर जो है वो के आता है। तो आप ये सोच करके देखिए कि जिनकी शुरुआत में के आता है वो तो हमको बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। के फॉर काइट, के फॉर कैंगरू, के फॉर के फॉर आपका बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, काइट हो सकता है, आपका कैंगरू हो सकता है, आपका अगर के फॉर हम देखें तो कीप हो सकता है वर्ड। के फॉर बहुत सारे ऐसे वर्ड हमारे दिमाग में आएंगे जो कि जिनकी शुरुआत आपकी के से हो रही होगी। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि ऐसा शब्द आप रिकॉल करिए जिसमें तीसरा अक्षर के आ रहा हो, तो हमें उसको याद करने में समय लगेगा क्योंकि उसकी अभी उपलब्धता नहीं है। इसी को हम उपलब्धता ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध होती है, जिसको अभी हमने हाल में ही उपयोग किया होता है, उनका अनुमान लगाने और निर्णय लेने में हमें आसानी होती है, और जिनका अभी हमने उपयोग नहीं करा है उनका अनुमान लगाने में हमें परेशानी या हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा है आपका प्रतिनिधि ह्यूरिस्टिक्स, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। जब कोई वर्तमान उद्दीपक या घटना अन्य विशेष श्रेणी के उद्दीपक या घटना से काफी मिलते जुलते हैं, तो व्यक्ति उस उद्दीपक को उस श्रेणी का उद्दीपक होने का अनुमान लगाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर में जाते हैं और उसके घर में एक कॉर्नर पे आपको दिखाई देता है कि वहां पर बीकर रखा हुआ है, वहां पर उसके कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं, कुछ साइंस लैब के इक्विपमेंट्स, उपकरण रखे हुए हैं, तो आप वहां पर जाते ही आप एक अनुमान, आपको एक ये इन्फरेंस ड्रॉ करने लगते हो कि निश्चित ही यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको जो या तो कोई अनुसंधान कर रहा है या जिसकी विज्ञान के प्रति रुचि काफी है, या निरंतर वो कुछ ना कुछ अपने अनुसंधानों में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो वो है क्या कि वो जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी साइंस की लैब को, जिसको देख करके हम उनमें कुछ संबंध स्थापित या अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। तीसरा आपका होता है स्थिरण एवं समायोजन ह्यूरिस्टिक। इसमें व्यक्ति किसी संख्या या मूल्य को एक प्रारंभ बिंदु मानकर उसके साथ वह समायोजन करने की कोशिश करता है। स्थिरण एवं समायोजन, जिसको हम एंकर एवं और एडजस्टिंग कहते हैं। एंकर जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके उसके साथ एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब किसी संख्या या मूल्य को एक प्रारंभ बिंदु मानकर उसके साथ हम समायोजन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये आपका स्थिरण एवं समायोजन ह्यूरिस्टिक का उदाहरण होता है। अब सामाजिक अनुभूति में कुछ त्रुटियां भी होती है। उन त्रुटियों के मुख्य स्रोत है आपके नकारात्मक पूर्वाग्रह। नकारात्मक पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि जब व्यक्ति नकारात्मक सूचनाओं के प्रति धनात्मक सूचना की तुलना में अधिक संवेदनशीलता दिखाता है, कि व्यक्ति का जो रुझान है वो सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक सूचनाओं पर जब अधिक दिखाई देता है, तो इसको हम नकारात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं, जो कि एक त्रुटि मानी जाती है। दूसरा है आशावादी पूर्वाग्रह। एक ऐसी
प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति बहुत सारे परिस्थितियों में धनात्मक घटनाएं एवं परिणाम की उम्मीद करता है और उसी के अनुरूप वह सामाजिक घटनाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। आशावादी पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति कई तरीके से होती है, जिसमें एक आपका माना जाता है प्लानिंग फैलेसी, जिसे हम योजना भ्रांति कहते हैं। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति ये विश्वास करता है कि दिए हुए समय में वह जितना कर सकता है उससे कहीं अधिक करके दिखला सकता है, जिसमें हम ये मान सकते हैं आशावादी पूर्वाग्रह में कि व्यक्ति ओवर पॉजिटिव यानी अपने धनात्मक जो उसके क्रियाकलाप हैं उनको वो ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है। ये विश्वास करता है कि जिसमें कि अगर उसके पास 2 महीने का समय है और उसको अपने एग्जाम में 90% के अबव जाना है, तो वो सोचता है इस 2 महीने में वो 95 के ऊपर भी जाने के लिए उसके अंदर वो काबिलियत है। जब व्यक्ति भूत की तुलना भविष्य से करता है तो वहां व्यक्ति भूत की सफलता और असफलता दोनों को मिश्रण के रूप में देखता है, किंतु जब वो भविष्य को देखता है तो सिर्फ सफलता एवं आशावादी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत के रूप में ही प्रतीक्षा करता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आशावादी पूर्वाग्रह का त्रुटि हमारे संज्ञान में दिखाई देती है, तब हम परिस्थिति की वास्तविकता से हट करके हम ओवर पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमें जो वर्तमान स्थिति की वास्तविकता है, जो उसकी रियलिटी है, हम उससे हट करके किसी और ही तरीके से अपनी प्रवृत्तियों को ओतप्रोत करने लगते हैं। प्रति तथ्य चिंतन, जिसे हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग भी कहते हैं, प्रति तथ्य जो होता है वो ये बताता है कि जिसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति में होने वाले परिणाम से भिन्न परिणाम के बारे में सोचता है कि काश मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो ऐसा हो सकता था, कि अगर मैं इस टीम में खिलाड़ी की तरह खेल रहा होता तो मैंने ये काम कर दिया होता। ये चिंतन सामाजिक व्यवहार और सामाजिक चिंतन में विकृति पैदा करते हैं। अगला है चिंतन दमन। ये इस प्रकार का चिंतन होता है कि जिसमें कुछ तरीके का सोच या चिंतन को चेतन में प्रवेश करने से रोका जाता है, क्योंकि यदि उनका प्रवेश हो जाता है तो वो हमारे चिंतन को और हमारे सामाजिक व्यवहारों को त्रुटिपूर्ण बना देते हैं। जादुई चिंतन, ऐसा चिंतन जो कुछ ऐसे पूर्व कल्पनाओं पर आधारित होते हैं जिसमें युक्ति संगत समीक्षा नहीं होती है। ये पूर्णतया आपके तर्कहीन चिंतन होते हैं। जैसे किसी एक बच्चे को छिपकली के आकार के हम बिस्किट खिलाना चाहें, बच्चा ये जानता है कि ये एक बिस्किट है, ये वास्तविक रूप में छिपकली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको खा नहीं पा रहा होता है। ये जादुई चिंतन का उदाहरण है। असंगत सूचना पर ध्यान। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी किसी से मुठभेड़ हो जाती है, तब उस व्यक्ति की तर्कपूर्ण बातें, उसकी संगत बातों पर हम बिल्कुल ध्यान न दे करके सिर्फ हमारा ध्यान उसकी असंगत सूचना पर ही होता है। ये भी एक त्रुटि का स्रोत होता है। और आखिरी, जब हम बहुत सोचने की हमारे अंदर प्रवृत्ति हो, बहुत सोचने की संभावित लागत, जिस व्यक्ति के भीतर भी किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा यदि वो सोचना या उसके चिंतन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो वो उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे वो एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि हमारे सामाजिक संज्ञान में बाधा पहुंचाते हैं। अब हम यूनिट 3 में बात करेंगे। ब्लॉक 2 का जो आपका यूनिट 3 है वो है आपका व्यक्ति की धारणा, या जिसे हम पर्सन परसेप्शन या व्यक्ति प्रत्यक्षण कहते हैं। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। सैकर एंड बेकमैन ने कहा है कि व्यक्ति प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके सहारे अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ विचारों, मतों और भावनाओं का निर्माण किया जाता है।
सेलमैन के अनुसार दूसरों के संबंध में समस्त छवि बनाने में शीलगुणों पर व्यक्ति द्वारा किस ढंग से ध्यान केंद्रित किया जाता है उसी को हम व्यक्ति प्रत्यक्षण कहते हैं। तो व्यक्ति प्रत्यक्षण या व्यक्ति की धारणा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे पहले व्यक्ति प्रत्यक्षण सजीव का प्रत्यक्षण होता है। एक दूसरे के व्यक्ति के शील गुणों के आधार पर हम छवि निर्माण कर रहे होते हैं। ये एक तरह का अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल परसेप्शन या प्रत्यक्षण होता है। इसमें परिवर्तनशीलता एवं जटिलता का गुण पाया जाता है और प्रत्यक्षणकर्ता की जो मनोवृत्तियां, मानसिक झुकाव होते हैं उसके बारे में भी हमको पता चलता है। पर्सन परसेप्शन में दो चीजें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो है छवि निर्माण तथा गुणारोपण। जो छवि निर्माण होता है उसमें हम व्यक्ति को जानने या समझने की जब हमारी प्रक्रिया चल रही होती है, जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी छवि निर्माण का जो प्रोसेस है उसका आरंभ हो चुका होता है। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे प्रत्यक्षणकर्ता या परसीवर कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके बारे में छवि बनाई जाती है उसे लक्ष्य या टारगेट कहा जाता है। प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य के गुणों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करता है या दी गई सूचना के प्रति अनुक्रिया करता है, सूचनाओं को संगठित करता है और लक्ष्य के बारे में निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण स्वरूप यदि आप अपने मित्र के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले मित्र के बारे में आप कुछ सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं या जो वो अपने बारे में सूचनाएं देता है आप उसके बारे में चिंतन करते हैं, उन सारी सूचनाओं को संगठित करते हैं और फिर अपने दोस्त के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी प्रक्रिया को हम छवि निर्माण कहते हैं। प्रायः प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य के बारे में केवल एक छवि का निर्माण करता है, परंतु यदि परिस्थिति की मांग होती है तो वह लक्ष्य के बारे में गुणारोपण भी कर सकता है कि अगर हमने इस व्यक्ति को ऐसा समझा था लेकिन उसने उसके विपरीत कुछ व्यवहार करा है तो हम गुणारोपण के द्वारा उसके कारणों की, उसके व्यवहार के कारणों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। छवि निर्माण कुछ तत्वों से प्रभावित होता है। प्रत्यक्षणकर्ता को क्या सूचनाएं उपलब्ध हुई है, उस सूचना उपलब्ध की प्रकृति क्या है, प्रत्यक्षणकर्ता के खुद के सामाजिक स्कीमास क्या है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि स्कीमा जो है वो हमारे सारी सूचनाओं के संसाधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्षणकर्ता की स्वयं की क्या व्यक्तित्व विशेषताएं हैं और साथ में क्या परिस्थिति जन्य कारक हैं। ये सारी जो कारक हैं ये छवि निर्माण को प्रभावित करते हैं। छवि निर्माण में कुछ निम्नलिखित 3 उप प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें पहला है चयन। चयन हम लक्ष्य व्यक्ति के बारे में सूचनाओं की कुछ इकाइयों को भी ध्यान में रखते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में छवि निर्माण करते हैं तो हम पहले से ये चयनित कर लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर ध्यान देंगे। दूसरा है संगठन। संगठन चयनित सूचनाओं को हम क्रमबद्ध करते हैं, व्यवस्थित तरीके से जोड़ते हैं और फिर आपका आता है अनुमान। जब हम उनको व्यवस्थित रूप से संगठित कर लेते हैं अब हम उन सूचनाओं के बारे में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी व्यक्ति के बारे में हम छवि निर्माण कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इन 3 उपक्रियाओं के साथ हमें हमारी छवि निर्माण की प्रक्रिया संपादित होती है। छवि निर्माण को कुछ विशिष्ट गुण या अन्य शील गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं कि जिन्हें हम ट्रेट सेंट्रलिटी भी कहते हैं। कि हम ये देखते हैं कि जिस क्रम या अनुक्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है वह छवि निर्माण को प्रभावित करता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये 2 चीजें जो ट्रेट सेंट्रलिटी और फर्स्ट इंप्रेशन है ये हमारे छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा हम ये जानते हैं पहला प्रभाव
जब भी हम साक्षात्कार में जाते हैं या किसी व्यक्ति से हम पहली बार मिल रहे होते हैं, तो हमारा ये प्रयास होता है कि किसी भी तरीके से हमारा पहला प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा और प्रभावित ढंग से पड़े, क्योंकि हमें ये पता है कि पहला प्रभाव जो होता है वो हमारे ओवरऑल छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जिस क्रम या अनुक्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है वह छवि निर्माण को प्रभावित करता है। बहुधा पहले प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रभाव अंत में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना से अधिक प्रबल होता है, जिसे हम प्रथम प्रभाव या प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। यदि प्रत्यक्षकर्ता को केवल प्रथम सूचना पर नहीं बल्कि सभी सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा जाए, तभी जो सूचनाएं अंत में आती हैं उनका अधिक प्रबल प्रभाव होता है, जिसको हम आसन्नता प्रभाव या रिसेंसी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड सेंट्रलिटी का भी प्रभाव छवि निर्माण पर पड़ता है, क्योंकि हम जब किसी के बारे में छवि निर्माण कर रहे होते हैं तो कुछ उसके विशिष्ट गुण को हम ज्यादा प्रधानता देते हैं अन्य शील गुणों की अपेक्षा। जब हम किसी पर्सन के बारे में छवि निर्माण करते हैं तो हम ये उसके नकारात्मक सूचना पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। वी गिव मोर एम्फेसिस, ज्यादा प्रभाव देते हैं कि उसके नकारात्मक क्या वो सूचनाएं दे रहा है, क्या वो नहीं कर सकता है, इसकी अपेक्षा कि हम उसके सकारात्मक सूचनाओं पर ध्यान दें। इसी पर ऐश ने एक एक्सपेरिमेंट करा है और उसने बताया है कि छवि निर्माण में ट्रेड सेंट्रलिटी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि हम कुछ शील गुणों को लेकर के ही व्यक्ति की व्याख्या कर देने का हमारे अंदर एक आदत होती है या एक प्रवृत्ति होती है। ऐश ने 1946 में ये देखने के लिए कि अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया कि जब हम किसी व्यक्ति की छाप बनाते हैं तो कुछ लक्षण दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कैसे बन जाते हैं या उनकी क्या भूमिका होती है। ऐश ने 1946 में अपने 2 शोध समूहों में से एक के लिए एक काल्पनिक व्यक्ति के लक्षणों की एक सूची प्रस्तुत करी। सूची में 7 शील गुण या लक्षण शामिल थे, जिसमें इंटेलिजेंट, स्किलफुल, इंडस्ट्रियस, वार्म, डिटरमिन्ड, प्रैक्टिकल एंड कॉशियस, ये 7 शील गुण शामिल थे। अब दूसरे समूह को जो उन्होंने लिस्ट दी थी, इस वार्म शब्द को उन्होंने ठंड दैट इज कोल्ड के साथ बदल दिया था। निष्कर्ष के और जब इन सूची को दिखाने के बाद उन्होंने उन दोनों समूहों से इन पूरे एक व्यक्ति के जो 7 उन्होंने लक्षण बताए थे उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक संक्षिप्त वर्णन देने के लिए कहा। निष्कर्षों से पता चला कि लक्षण जो गर्म और ठंड, वार्म और कोल्ड में अनुसंधान प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई समग्र छाप को काफी हद तक प्रभावित किया था, जिससे उनके जो गर्म विशेषता की स्थिति में जो काल्पनिक व्यक्ति का मूल्यांकन था वो खुश, सफल, लोकप्रिय और के रूप में किया गया था, जबकि ठंड लक्षण जहां पर कोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया था उस स्थिति में उन्होंने उस व्यक्ति के लक्षण को आत्मकेंद्रित, असहनीय, दुखी आंका था। इसके अलावा दोनों गर्म और ठंड विशेषता समूह द्वारा व्यक्ति के विवरण में लिखे गए काल्पनिक व्यक्ति के समग्र प्रभाव में काफी गुणात्मक अंतर देखा गया, जिससे ये पता चलता है कि जब छवि का निर्माण होता है तो किसी विशिष्ट शील गुणों की ही प्रधानता के आधार पर हम व्यक्ति के छवि का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब पर्सन परसेप्शन के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण जो हमारा भाग है यूनिट 3 का, वो है गुणारोपण का सिद्धांत। गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार और घटनाओं के कारणों को बाहरी या आंतरिक बताते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी जगह व्यक्ति को व्यवहार करते हुए देखते हैं, चाहे हम किसी प्लेटफॉर्म पे हो या हम किसी भी कोई सामाजिक स्थल पर हो,
हम व्यक्ति को जानते हो या वो व्यक्ति हमारे लिए अनभिज्ञ हो, हम कभी भी उसके व्यवहार के कारणों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये जाने कि अमुक व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। कोई एक व्यक्ति पार्क में बैठा रो रहा है, हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, कभी भी हम उसके उस रोने वाले व्यवहार के कारणों की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। तो एट्रीब्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार और घटनाओं के कारणों को बाहरी या आंतरिक बताते हैं। इस प्रक्रिया को समझाने वाले मॉडल्स को ही हम एट्रीब्यूशन थ्योरी या एट्रीब्यूशन का सिद्धांत कहते हैं। एट्रीब्यूशन में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रिट्ज हाइडर के काम के साथ शुरू हुआ और सिद्धांत को हैरोल्ड कैरली वाइनर द्वारा आगे बढ़ाया गया। गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक फ्रिट्ज हाइडर को अक्सर 20वीं शताब्दी के शुरुआती एट्रीब्यूशन सिद्धांत के पिता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो अगर हम संक्षिप्त शब्दों में समझें तो एट्रीब्यूशन हम अपने व्यवहार के साथ साथ जब दूसरों के व्यवहार के कारणों का वर्णन करना चाहते हैं, एक्सप्लेनिंग वन्स ओन बिहेवियर, अपने व्यवहारों का वर्णन, और साथ साथ जब हम दूसरे के व्यवहारों का वर्णन करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को ही हम गुणारोपण कहते हैं। और जो हमारे ये सिद्धांत है वो मुख्यतया इसी से कंसर्न होते हैं, इसी से संबंधित होते हैं कि कोई एक व्यक्ति कोई व्यवहार किन कारणों की वजह से कर रहा है। अगर यदि कोई व्यक्ति गुस्सा है तो गुस्सा होना उसका स्वभाव है, उसके व्यक्तित्व का शील गुण है, या वो गुस्सा है क्योंकि उसकी परिस्थिति में कुछ ऐसा घटित हो गया है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है। सो जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने एट्रीब्यूशन का जो गुणारोपण के आधार पे जो व्यवहार की व्याख्या करी है उसमें दो मुख्य कारणों को इंगित किया है। वो कारण या तो आंतरिक होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में डिस्पोजिशनल कहा जाता है, जिन्हें इंटरनल फैक्टर कहा जाता है, या हम उन्हें व्यक्तिगत कारक भी कह सकते हैं जो व्यक्ति के भीतर गुणों से संबंधित होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है व्यवहार को वर्णन करने के लिए कभी कभी कुछ कारक एक्सटर्नल होते हैं जिनको हम बाह्य कारक भी कह सकते हैं, जिनको हम सिचुएशनल या परिस्थिति जन्य कारक भी कह सकते हैं, जो कि व्यक्ति से संबंधित ना होकर के वातावरण से संबंधित होते हैं। अब एट्रीब्यूशन की जो थ्योरीज हैं उनमें सिंपल अगर हम देखें साधारण रूप से तो ये जो भी व्यवहार होता है, व्यवहार क्यों हुआ, सिंपल इन्हीं का वर्णन करा जाता है कि कोई भी व्यवहार अगर व्यक्ति करता है उसके क्या कारण है, व्यवहार क्यों हो रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, दैट इज व्हाई, क्यों ये व्यवहार घटित हो रहा है, उसी की व्याख्या हमारे गुणारोपण सिद्धांत करते हैं। और इन गुणारोपण के सिद्धांत में हम चार मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत हाइडर का है, जिन्होंने एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत या नाइव साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। दूसरा जॉनसन डैविस का है, जिन्होंने करस्पॉन्डेंट इन्फेरेंस थ्योरी दी हुई है। तीसरा कैली का मॉडल है सहसंयोजन का, और चौथा है वाइनर की थ्योरी, जिन्होंने सफलता और असफलता का सिद्धांत दिया है। पहला हमारा सिद्धांत हाइडर का गुणारोपण सिद्धांत है। हाइडर का मानना था कि लोग स्पष्टीकरण के साथ व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। यद्यपि मानव व्यवहार की घटनाओं के लिए लोगों के पास विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण हैं कि कोई भी व्यवहार क्यों हो रहा है, हर एक व्यक्ति से पूछे तो उसका अपना एक जस्टिफिकेशन या स्पष्टीकरण आता है, लेकिन हाइडर ने पाया कि ये स्पष्टीकरण दो श्रेणियों में समूह स्पष्टीकरण के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें पहला है आपका आंतरिक, जैसा मैंने बताया आंतरिक यानी व्यक्तिगत,
और बाहरी यानी परिस्थिति जन्य गुण। जब एक आंतरिक आरोपण किया जाता है तो दिए गए व्यवहार का कारण व्यक्ति की विशेषताओं जैसे क्षमता, व्यक्ति मनोदशा, व्यक्तित्व, मनोदशा, प्रयास, उसका दृष्टिकोण, उसका स्वभाव को सौंपा जाता है। जैसे किसी बच्चे के परीक्षा में अंक अच्छे प्राप्त हुए तो अच्छे अंक प्राप्त हुए क्योंकि उसने मेहनत करी, क्योंकि उसके अंदर लगन थी, क्योंकि उसकी जो व्यक्तित्व है उसमें दृढ़ता दिखाई देती है। यदि हम ऐसे कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम कहते हैं कि ये हम कारण जो है आंतरिक आरोपित कर रहे हैं। किंतु जब एक व्यक्ति के नंबर अच्छे आते हैं और दूसरा व्यक्ति बाहरी आरोपण करता है तो दिए गए व्यवहार का कारण उस स्थिति को सौंप दिया जाता है जिसमें वो व्यवहार देखा गया था। जैसे हो सकता है हम कहते हैं कि उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि पेपर आसान आ गया और उसको अच्छे नंबर मिल गए। उसके जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत हाई नहीं था। तो जब हम दूसरे व्यक्ति के अच्छे अंकों की प्रशंसा करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये सिचुएशनल फैक्टर, पेपर आसान आ गया, उसका भाग्य अच्छा था, उसकी टीचर क्लास में बहुत अच्छी पढ़ गई थी। तो ऐसे जब हम कारकों को आरोपित करते हैं तो हम इनको परिस्थितिजन्य कारक कहते हैं। जैसे कि कार्य अन्य लोग या भाग्य की व्यवहार पैदा करने वाले व्यक्ति ने आसपास के वातावरण के कारण को अगर जिम्मेदार ठहराया है तो ये आपका परिस्थितिजन्य कारक का उदाहरण होता है। तो हाइडर के अनुसार हर एक व्यक्ति एक नाइव साइकोलॉजिस्ट होता है। नाइव का मतलब होता है कि जिसके पास अनुभवों की कमी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हर व्यक्ति एक अनाड़ी वैज्ञानिक होता है और अनाड़ी वैज्ञानिक होने के नाते वो हर एक परिस्थिति में अपने व्यवहार के, दूसरों के व्यवहार के कारणों को पता लगाने की कोशिश करता है, उनका अनुमान लगाने की कोशिश करता है और इनके सहारे वो व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करता है। दूसरा सिद्धांत जो है वो है संवाददाता अनुमान सिद्धांत, जिसे हम जॉन्स और डेविस ने 1965 में दिया है और जिसको हम करस्पॉन्डेंस इन्फेरेंस थ्योरी भी कहते हैं। एडवर्ड जॉन्स एंड डेविस ने ये सजेस्ट करा है कि जो भी हमें व्यक्ति का ओवर्ट बिहेवियर दिखाई देता है, ओवर्ट बिहेवियर से तात्पर्य है जिन व्यवहारों को हम देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिन व्यवहारों को हम देख सकते हैं यदि हम उनकी व्याख्या करें तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक कारकों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। जॉन्स एंड डेविस की जो सिद्धांत है वो इंटरनल एट्रीब्यूशन को ही वर्णन करता है कि कोई भी व्यवहार व्यक्ति के आंतरिक कारकों द्वारा ही प्रभावित होता है। कि जो भी हम इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं कि जो पर्सन व्यवहार करता है वो इंटेंशनल होता है, वो कभी भी एक्सीडेंटल व्यवहार नहीं होता है। और इन्होंने इसी की व्याख्या करते हुए 5 ऐसे स्रोतों को बताया है जिनके द्वारा हम ये सूचना प्राप्त करते हैं कि जो भी व्यवहार हुआ है वो इंटरनली एट्रीब्यूटेड है, आंतरिक रूप से वो गुणारोपित है या नहीं। पहला उसमें उन्होंने बताया है चुनाव, जैसे कि हर व्यक्ति के पास एक पूरा फ्रीडम होता है, उसके पास एक स्वतंत्रता है कि वो किसी भी बारहवीं के बाद वो किसी भी मीडियम की शिक्षा को ले सकता है। वो आर्ट्स में जा सकता है, उसका इंटरेस्ट है वो साइंस में जा सकता है, उसके पास किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है। चुनाव के लिए यदि उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है तो वो जो भी निर्णय लेगा वो उसका आंतरिक गुणारोपण या उसका अपना जो आंतरिक चॉइस होगी उसी के आधार पर लेगा। दूसरा इन्होंने बताया है व्यक्तिवाद, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता है जो उसे रेलेवेंट लगते हैं। कि जैसे उसने अगर साइंस स्ट्रीम को चूज करा तो वो सोच लेगा कि साइंस पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या अवसर मिल सकते हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये कारक भी उसका अपना इंटरनली एट्रीब्यूटेड है कि वो क्या सोच रहा है कि सूचना उसके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तीसरा सोशल डिजायरेबिलिटी,
जॉनसन डगलस कहते हैं कि यदि कोई व्यवहार सामाजिक वांछनीयता पर कम देखा जाता है, निम्न स्तर पर देखा जाता है, तो इसका मतलब वो व्यवहार इंटरनली एट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे व्यवहार तो करते हैं जिनसे हमें प्रशंसा मिले, जिनसे लोग हमारी तारीफ करें, तो ये तो हमारे सोशल डिजायरेबिलिटी पर हाई है। हम जानते हैं हम चैरिटी करेंगे तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, तो ये काम हम इंटरनली एट्रीब्यूशन की वजह से नहीं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल फैक्टर हैं जिनकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो कि सामाजिक वांछनीयता पर कम है, इसका मतलब वो व्यवहार उसके इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से देखा जा रहा है। चौथा फैक्टर आपका आता है गैर आम प्रभाव, जिसे हम नॉन कॉमन इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक ऐसे होटल डिसाइड करे हैं जिनमें हम रहने के लिए सोच रहे हैं, और 3 होटल में से हमने एक होटल का चुनाव करा क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल है क्योंकि मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है। तो वो जो एक यूनिक इफेक्ट तीनों में दिखाई दे रहा था, एक जो अलग अद्वितीय प्रभाव दिखाई दे रहा था, हमने उसका चुनाव करा क्योंकि वो चुनाव हमारे इंटरनल एट्रीब्यूशन से प्रभावित हुआ। तो नॉन कॉमन इफेक्ट जो है वो भी आपके इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से होता है। और पांचवा जो सोर्स उन्होंने बताया है वो बताया है सुखवादी प्रासंगिकता, जिसे हम हेडोनिस्टिक रेलेवेंस कहते हैं। अगर कोई काम करने में हमको मजा आती है, हमको आनंद आता है, यदि वो हाई लेवल पर दिखाई देता है कि हमको मजा आती है लोगों को पढ़ाने में, हमको मजा आती है लोगों की मदद करने में, और वो फैक्टर हाई है हमारा क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं अपने मजे के लिए, इसका मतलब वो फैक्टर भी इंटरनली व्यक्ति के आंतरिक कारकों से प्रभावित हो रहा है, ना कि किसी परिस्थितिजन्य कारकों से। तो इस तरीके से जॉनसन डगलस ने ये 5 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए हैं जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है वो उसके इंटरनल एट्रीब्यूशन की वजह से होता है। फिर तीसरा आपका सिद्धांत आता है कैलिका मॉडल। कैलिका मॉडल जो कि ये बताता है कि किस तरीके से हम ये तय करें कि किस विशेष क्रिया को व्यक्ति या पर्यावरण की कुछ विशेषता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कौन सा व्यवहार परिस्थितिजन्य कारकों की वजह से हो रहा है, कौन सा व्यवहार आंतरिक कारकों की वजह से हो रहा है। तो इसी को समझाने के लिए कैली ने एक सहसंयोजन मॉडल, जिसे कोवेरिएशन मॉडल कहते हैं, इसको विकसित किया था। एट्रीब्यूशन का हेरोल्ड कैली का जो सहसंयोजन मॉडल है वो 3 प्रकार की सूचनाओं को देखता है जिससे किसी व्यक्ति के बारे में एट्रीब्यूशन निर्णय लिया जा सके। पहली है सर्वसम्मति की जानकारी, या जैसे जिसे हम कहते हैं एक ही स्थिति में और उसी उत्तेजना के साथ अन्य लोग कैसा व्यवहार करते हैं इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, जिसे हम कंसेंसस भी कहते हैं। यदि हमें कॉमेडी शो देख रहे हैं तो उस कॉमेडी शो देख करके सिर्फ हम हंस रहे हैं या सब लोगों को हंसी आ रही है, ये सर्वसम्मति की जानकारी बताती है। अगर सब हंस रहे हैं तो इसका मतलब हाई कंसेंसस है, और यदि उस कॉमेडी शो को देख करके सिर्फ मुझे हंसी आ रही है इसका मतलब लो कंसेंसस है। दूसरा इसमें निर्णय लेने के लिए जो तत्व आता है वो है विशिष्ट जानकारी। व्यक्ति विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। मैं हर एक कॉमेडी शो को देख करके ही इतना हंसती हूँ, या सिर्फ इसी कॉमेडी शो को देख करके मुझे ज्यादा हंसी आ रही है। यदि इसी कॉमेडी शो में मुझे हंसी आ रही है तो हाई डिस्टिंक्टिवनेस है, और यदि मुझे सारे कॉमेडी शो देख करके हंसी आती है तो मैं कहूंगी कि लो डिस्टिंक्टिवनेस है। तीसरा है संगति की जानकारी। समान उत्तेजना लेकिन विभिन्न स्थितियों के साथ व्यक्ति के व्यवहार को कितने बार देखा जा सकता है। हंसना ये उसका अपना नेचर है, या कॉमेडी शो देख करके उसे आ रही है हंसी तो ये उसकी संगतता के हाई और लो की फ्रीक्वेंसी को बताता है। सह संयोजन मॉडल में कहा गया है कि लोग व्यवहार का श्रेय
उन कारकों को देते हैं जो किसी विशेष व्यवहार होने के समय मौजूद होते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब उन कारकों की उपस्थिति तब देखी जाती है जब वो व्यवहार घटित हो रहा होता है, और उनका जब वो व्यवहार नहीं घटित होता है तो उन कारकों की अनुपस्थिति होती है। इस प्रकार सिद्धांत मानता है कि लोग तर्कसंगत तार्किक फैशन में कारणात्मक कॉजल एट्रीब्यूशन बनाते हैं, और ये कि वे एक क्रिया का कारण उस कारक को सौंप देते हैं जो उस क्रिया के साथ सबसे अधिक निकटता या निकटता से भिन्न होता है। तो कैली के मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया, इसको एक उदाहरण के रूप में आप देख भी सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक, जैसा मैंने बोला कि कॉमेडी शो देखने गया और उस कॉमेडी शो में उसे बहुत हंसी आ रही है, तो इन तीनों फैक्टर के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो घटना या व्यवहार घटित हो रहा है वो व्यक्ति के आंतरिक कारकों के द्वारा हो रहा है। यदि कंसेंसस जो है वो लो है, विशिष्टता भी उसकी निम्न है, लेकिन कंसिस्टेंसी हाई है, मतलब वो हमेशा कॉमेडी शो देख करके हंसता है, चाहे जैसा भी कॉमेडी शो हो जो देख रहा है या किसी अदर कॉमेडियन का देखता है, तो मतलब जो हंसना है वो उसका आंतरिक कारण है। यदि कंसेंसस सर्वसम्मति जो है वो उच्च है, विशिष्टता उच्च है और कंसिस्टेंसी भी हाई है, तो इसका मतलब ये स्टिमुलस एट्रीब्यूशन है कि कुछ ऐसे कारक ही है जिसकी वजह से ये घटना या व्यवहार घटित हो रहा है। और जब सर्वसम्मति हाई होती है लेकिन डिस्टिंक्टिवनेस लो होती है और कंसिस्टेंसी भी लो होती है, तो हम कहते हैं कि ये एक कॉमेडियन का ही एट्रीब्यूशन है जो वो सबको हंसा रहा है। वो व्यक्ति कभी हंसता नहीं है, वो अदर कॉमेडी शो में भी नहीं हंसता है, लेकिन आज के कॉमेडियन की कॉमेडी करने पर उसको हंसी आ रही है, तो वो ये कहेगा कि ये पूरा श्रेय जो है वो इस परिस्थिति या सिचुएशन को ही जाता है जिसकी वजह से वो हंस पा रहा है। तो कैली के मॉडल के थ्रू हम जब कारणों, किसी व्यवहार के कारणों की व्याख्या करते हैं, तो इन तत्वों के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि जो भी व्यवहार घटित हो रहा है वो किस हद तक पर्सनल एट्रीब्यूटेड है, किस हद तक वो स्टिमुलस से एट्रीब्यूटेड है, और किस हद तक वो व्यवहार जो है वो व्यक्ति की अपनी परिस्थिति की वजह से व्यवहार प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। चौथा सिद्धांत जो है हमारा वाइनर का गुणारोपण सिद्धांत है, जो कि ये बताता है कि वाइनर ने जो बेसिकली अपने सिद्धांत पे चीजें फोकस करी है, वो ये बताया कि किस तरीके से हम अपना व्यवहार और दूसरों के व्यवहार में सफलता और असफलता का वर्णन करते हैं। हमने अगर कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे पास एबिलिटीज है, और जब किसी दूसरे ने कर लिया तो हम किस तरीके से उसकी सफलता का वर्णन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वाइनर एट्रीब्यूशन थ्योरी का, वो ये कि इन्होंने इस बात का जो वर्णन करा है वो एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धता के क्षेत्र में रह करके ही करा है। इन्होंने बताया है कि चार तरीके के ऐसे आउटकम, चार तरीके के ऐसे कॉजेस होते हैं जिनको हम शैक्षिक उपलब्धता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। व्यक्ति की अपनी एबिलिटी हो सकती है, उसके पास कोई योग्यता है, उसने वैसा प्रयास करा हुआ है जिसकी वजह से उसने टॉप कर दिया है, या हो सकता है पेपर की जो टास्क डिफिकल्टी है वो बहुत हाई नहीं थी जिसकी वजह से उसको अच्छे नंबर मिल गए, या उसका भाग्य बहुत अच्छा था जिसकी वजह से उसको अच्छे अंक प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से जब वाइनर ने जो अपने थ्योरी का वर्णन करा है उसमें तीन तरीके के कॉजल डायमेंशंस को लिया है। पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो कि उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों बताए हुए हैं। व्यक्ति की जो योग्यता है, व्यक्ति की जो मेहनत है, वो आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल का उदाहरण है, और जो टास्क की डिफिकल्टी है, पेपर कितना डिफिकल्ट होगा, कितना भाग्य साथ देगा, ये बाह्य कारक से प्रभावित होता है। स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी बताती है वो बच्चा हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता है कि आज ही एग्जाम में उसने टॉप करा हुआ है। यदि हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता है तो ये उसका स्टेबल कारक है, और यदि इसी बार उसने अंक प्राप्त करा है तो ये अनस्टेबल कारक है। ये हो सकता है परिस्थिति की वजह से। कंट्रोलेबिलिटी और फैक्टर जो इन्होंने तीसरा लिया हुआ है उसमें कंट्रोलेबल, नियंत्रित और अनियंत्रित कारकों के बेसिस पर भी इन्होंने व्याख्या करी है, जिसमें बताया है कंट्रोलेबल मतलब एबिलिटी और एफर्ट उसके कंट्रोल में थे कि वो कितनी मेहनत कर सकता है, कितना प्रयास कर सकता है। अनकंट्रोलेबल भाग्य किसी के हाथ में नहीं है। तो इन तीन कॉजल डायमेंशंस के आधार पर वाइलर ने व्यवहार के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास करा है। और अंत में मैं आपको कुछ मौलिक गुणारोपण त्रुटि के बारे में बताऊंगी। पहली होती है मूल गुणारोपण त्रुटि, जिसमें हम गुणारोपण करने में लोगों में आंतरिक या प्रवृत्ति कारकों को बाह्य या परिस्थिति जन्य कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व देने की समग्र प्रवृत्ति पाई जाती है। जब हम दूसरे के बारे में, दूसरे के व्यवहार के बारे में जब वर्णन करते हैं तो हम ये व्यक्ति अगर समय पर नहीं पहुंचा तो हम कह देंगे ये उसकी शील गुण का ही प्रभाव है कि वो कोई काम समय पर नहीं कर सकता है। मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि जो होती है सबसे अधिक दिखाई देती है जब लोग दूसरों के व्यवहार को समझाते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि तब हम उनके आंतरिक कारकों को ही प्रधानता दे रहे होते हैं। कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, एक्चुअल ऑब्जर्वर बायस, जिसमें हम स्थितिजन्य कारकों के लिए अपने स्वयं के कार्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों, अन्य लोगों के व्यवहार को उनके स्वभाव संबंधी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कि उसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत प्रयास करा, और जब वही चीज दूसरों के साथ घटित होती है तो हम ये कह देते हैं कि उनके टीचर ने हेल्प कर दी होगी, उनका सेंटर ऐसी जगह पड़ गया होगा, उनका पेपर आसान आया होगा जिसकी वजह से उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए। तीसरा है सेवारत पूर्वाग्रह, जिसे हम सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। हमारी सफलताओं को हमारे स्वभाव के लिए जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति और विफलताओं को बाहरी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। नंबर अच्छे आए, हमारी मेहनत, नंबर अच्छे नहीं आए, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो ये हमारा स्व सेवारत पूर्वाग्रह होता है। तो अंतिम एट्रीब्यूशन त्रुटि क्या होती है कि कई बार हम जिस समूह से संचालित हो रहे होते हैं तो हम उस समूह को भी इतना ज्यादा एट्रीब्यूट करने लगते हैं कि ये सुझाव देता है कि आरोप लगाते समय हम हमारे अपने समूह की रक्षा करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है कि कैसे हम उस समूह को बचाएं, कैसे हम उस समूह की रक्षा करें। तो ये कुछ आरोपण त्रुटियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो व्यवहार की व्याख्या होती है, जब हम कारणों की व्याख्या करते हैं तो वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, और इन्हीं को हम जब संशोधित कर लेते हैं तो हम व्यवहारों की कारणों की व्याख्या समुचित ढंग से कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो ब्लॉक 2 के आपके ये 2 पार्ट्स थे, यूनिट 2 एंड 3, उसको आज हमने कंप्लीट करा है। अगले सत्र में हम इसी ब्लॉक 2 को आगे उसके थर्ड और फोर्थ यूनिट पर चर्चा